नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज के वीडियो की शुरुआत हम लोग इस सवाल से करते हैं। जरा इस सवाल को पढ़िए कि क्या लिखा हुआ है। रायसीना डायलॉग 2025 का थीम क्या है? रायसीना डायलॉग 2025 ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कहाँ पर? तो दिल्ली में। इसका थीम क्या है? देखिए क्या है, कालचक्र, लोग, शांति और ग्रह, पीपुल, पीस एंड प्लैनेट, ये है इस वर्ष का थीम। इसी तरह के टॉपिक को आज के न्यूज़पेपर डिस्कशन वीडियो में हम लोग पूरा पढ़ने वाले हैं। शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा। वीडियो के अंत में इस प्रकार के एमसीक्यू मैं नहीं करवाता हूं, आपको पीडीएफ में मिल जाता है। और आपको एमसीक्यू में वीक में एक दिन, कुछ दिनों के पश्चात हम लोग वीडियो भी लाने लग जाएंगे, जिससे ये होगा कि भाई पूरे सप्ताह न्यूज़पेपर डिस्कशन किया और अंत में उसका एमसीक्यू भी कर लेंगे। ओके, तो डिटेल में इसको पढ़ेंगे। देखिए आज का हेडलाइन है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने डॉक्टर लेक्स फ्रीडमैन, कौन है ये? तो फिलहाल तो ये ब्रॉडकास्ट वगैरह करते हैं। ब्रॉडकास्ट क्या होता है आपने देखा होगा, दो लोग माइक लगाकर बैठ जाते हैं और बातचीत करते हैं। भारत में ब्रॉडकास्ट सबसे फर्जी तरीका भी हो गया है आजकल। आप सोच रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। आपने सुना होगा कि एलियन आए, गाय चुरा कर ले गए। इस प्रकार के ब्रॉडकास्ट भी खूब सारे होते हैं, तो वो तो फर्जी होता है। लेकिन ये डॉक्टर लेक्स फ्रीडमैन नाम है इनका, ये साइंटिस्ट हैं गुरु, और साइंटिस्ट के साथ साथ ब्रॉडकास्ट वगैरह भी करते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ इन्होंने ब्रॉडकास्ट किया है। एआई के क्षेत्र में MIT से पढ़े हुए इंजीनियर हैं ये। MIT का नाम तो सुना होगा आपने, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग कॉलेज है वो, तो वहीं से पढ़े हुए हैं। इनके साथ प्रधानमंत्री जी का ब्रॉडकास्ट हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने US के साथ रिलेशन, चीन के साथ रिलेशन, पाकिस्तान को लेकर बहुत सारी चीज़ों पर बातचीत की है। क्या ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है? नहीं है महत्वपूर्ण। ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहे लेक्स फ्रीडमैन क्या है। तो इन्होंने ब्रॉडकास्ट किया प्रधानमंत्री जी का। वैसे AI के फील्ड में और ऑटोमेशन के फील्ड में, ऑटोमोबाइल और ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर आधारित जो गाड़ियाँ स्वचालित हुई हैं, उनके फील्ड में इन्होंने बड़ा ही अच्छा काम किया है। लेक्स फ्रीडमैन इनका नाम है, साइंटिस्ट भी हैं ये, और फिलहाल तो ब्रॉडकास्ट करते हैं। रूस यूक्रेन हर मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी ने बातचीत की है। तो ये तो प्रधानमंत्री जी का हो गया, ये हमारे लिए हेडलाइन है केवल। तो देखिए अगला न्यूज़ क्या है। यहाँ पर आपको दिखेगा पहला न्यूज़ क्या है ये, IT पॉलिसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर भारत सरकार 23,000 करोड़ का इंसेंटिव योजना लाने जा रही है। इसको ज़रा डिटेल में हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि क्या है ये। ओके, अगला है कि भारत में बहुत ही बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है, और ये सम्मेलन एक है रायसीना डायलॉग। क्या बोला जाता है इसको? रायसीना डायलॉग। रायसीना क्या है? तो दिल्ली जो है ये आरावली हिल्स, आरावली पहाड़ी का नाम आपने सुना है, आरावली हिल्स के रीजन में पड़ता है। तो जो वर्तमान में आपको, अगर आप दिल्ली आए होंगे तो इंडिया गेट दिखता है। इंडिया गेट से ठीक सामने आपको 3 किलोमीटर पर राष्ट्रपति भवन दिखता है, और यहीं पर आपको PMO दिखता है, 2 ऑफिस दिखता है। तो ये छोटी सी पहाड़ी थी जिसको नाम दिया गया था रायसीना पहाड़ी, रायसीना हिल्स। इसी पर PMO स्थित है और राष्ट्रपति भवन ठीक इसके पीछे के हिस्से में है। छोटा सा ही है, ज़्यादा पहाड़ी ऐसा नहीं है कुछ भी। तो ये जो रायसीना हिल है, इसी के नाम पर आधारित एक डायलॉग होता है। डायलॉग का मतलब एक सम्मेलन होता है, जिसको रायसीना डायलॉग कहा जाता है। इस बार न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री, जो नए प्रधानमंत्री बने हैं उनके वहाँ के, और उनकी पहली विदेश यात्रा है। और भारत आने वाला, या दुनिया में कहीं पर भी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जी का सबसे बड़ा दल लेकर वो जा रहे हैं कहीं, तो भारत आ रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री जी के साथ बातचीत होगी, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी बातचीत शुरू होने जा रहा है न्यूजीलैंड के साथ में। ये सब भी होगा। उसके साथ में रायसीना डायलॉग जब भी ऑर्गेनाइज होता है तो उसी के साथ लग करके दुनिया के प्रमुख खुफिया एजेंसियां जो हैं, उसके प्रमुख लोग, सुरक्षा से जुड़े हुए प्रमुख लोग जो है वो भी बैठक करते हैं। जैसे भारत में कौन हो गया, तो भारत में R&AW का नाम आपने सुना होगा, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का नाम आपने सुना होगा, R&AW का नाम सुना होगा। ये हमारा एक्सटर्नल क्या है, तो इंटेलिजेंस एजेंसी है। IB का नाम सुना होगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो का। ये हमारा इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी है। आपने NSA का नाम सुना होगा, अजीत डोभाल जी हैं, तो वो इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं। इसमें दुनिया के 5 आईज जो कंट्री हैं, 5 आई क्या है,
तो आपने सुना होगा कि 5 ऐसे देश जो मिलकर सुरक्षा साझा के लिए इंटेलिजेंस को साझा करते हैं, उन देशों के प्रमुख भी इसमें भाग लेंगे। अमेरिका हो गया, यूके हो गया, न्यूजीलैंड हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया। इन सभी देशों के जो खुफिया से जुड़े हुए लोग हैं, अधिकारी हैं, वो सब भी इसमें भाग लेंगे। भारत का जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट है, उसी के द्वारा इस खुफिया जो अधिकारी होंगे, इन सभी का सम्मेलन जो है वो होस्ट किया जा रहा है। थीम भी इसका मैं बताऊंगा आपको डिटेल में। ये सारा टॉपिक हम लोग समझने जा रहे हैं, इसके महत्व को भी समझेंगे कि क्या इसका महत्व है। अगला जो टॉपिक होगा आज, उसके बाद कौन सा होगा, तो रेलवे स्टेशन पर आपको याद होगा कि भगदड़ हो गया था नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। तो आप अगर बीपीएससी मेंस देने जा रहे हैं, सबसे पहली बात तो आपका आई थिंक थोड़ा सा स्थिति गड़बड़ होगा जो बीपीएससी मेंस देने जा रहे हैं। खैर देखिए, कल भी कुछ बच्चों का मैसेज आया मुझे, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। जिनका बीपीएससी मेंस है, उसके बाद में ग्रुप शुरू होगा, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा, डिटेल में समझेंगे, लेकिन 2 मिनट बस आपका लूँगा। जिनका भी बीपीएससी मेंस है, अगर वो टेस्ट सीरीज वगैरह दे रहे हैं, अपना भी टेस्ट सीरीज आने वाला था लेकिन नहीं आ पाया, वो मेरी गलती है, नहीं ला पाया मैं। क्वेश्चंस तो मैं आपको दूंगा। जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं टेस्ट सीरीज में, निबंध में कम मार्क्स आ रहे हैं, कृपया हतोत्साहित न हो। यूपीएससी या बीपीएससी के एग्जामिनेशन का, मेंस का या पीटी का टेस्ट सीरीज से कोई खास लेना देना नहीं होता है। बीपीएससी के क्वेश्चंस का अगर आपने इवैल्यूएशन वाला कॉपी देखा होगा तो छोटे आंसर में भी 3.5-4 मार्क्स मिलते हैं, अगर परसेंटेज के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, और किसी ने भर के लिखा है तो उसको कम मार्क्स मिलता है। कॉपी चेक करने का क्या आधार होता है बीपीएससी या सिविल सर्विसेज का, वो आप और मैं अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे चेक किया हुआ कॉपी देखकर भी। इसलिए आपको बस अंत में क्या करना है, रिवाइज करना है, सवाल एक भी ना छूटे उस पर ध्यान देना है। टेस्ट सीरीज में आपके मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं तो भी आपको ओवर नहीं हो जाना चाहिए कॉन्फिडेंट, कम आ रहे हैं तो भी आपको डिप्रेस नहीं हो जाना चाहिए, उसका कुछ खास लेना देना नहीं होगा। जो आपको टेस्ट सीरीज में जहाँ पर जो भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं, इतना ज़रूर कीजिए कि उसका प्रैक्टिस कर लीजिए। जो क्वेश्चन टेस्ट सीरीज वगैरह होते हैं कोचिंग में, उनके जो कॉपी इवैल्यूएशन करते हैं, उनमें से बहुतों को मैं जानता हूँ। मैं बता सकता हूँ कि ऐसा नहीं होता है कि वो आपका इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो उसी से आपका मेंस एग्जामिनेशन डिसाइड होगा। तो कृपया कॉन्फिडेंट रहें, खुद पर भरोसा रखें, पूरे सिलेबस को गो थ्रू हो जाएं और अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं ताकि 3 घंटे में आपका सवाल ना छूटे। ओके, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या है आज के मुख्य न्यूज़। उससे पहले छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। 24 मार्च से अपना नया 71 को लेकर, ओनली 71 बीपीएससी को लेकर, या जो लोग 72 का भी जुड़ना चाहते हैं उनके लिए जीएस का केवल ग्रुप शुरू होगा। और मेरे बहुत सारे ग्रुप ऐसे हैं जो चल रहे हैं, 3 ग्रुप अभी पीछे चल रहा है, तो वो भी लगभग में आ ही गए हैं, उनको भी मैं ले ही आऊँगा जल्दी समय पर। सारे को तो मैं ले आया हूँ, 3 ग्रुप मात्र पीछे चल रहे हैं। तो इसमें ये होगा कि कॉपी चेक आपका समय पर होगा, इसकी गारंटी होगी। जैसे पहले होती थी वैसे ही अब भी होगी। अब थोड़ा सा स्थिर हो गया हूँ मैं, तो चीज़ें सही हो जाएंगी। तो अगर आपको जुड़ना हो तो ज़रूर ही बताइएगा। टेलीग्राम का मैं लिंक दे दूंगा, व्हाट्सएप का भी नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, और इस पर रिलेटेड डिटेल वीडियो भी अलग से मैं आपको दे दूंगा। जब आपको मैं ये लिंक भेजूंगा तब मैं आपको वीडियो भी अवेलेबल करवा दूंगा। ओके, तो देखते हैं आज का न्यूज़ वीडियो शुरू करते हैं। प्राइस वगैरह भी आपको डिटेल में बता दूंगा, आप मुझे मैसेज कीजिएगा टेलीग्राम पर, मैं आपको जल्द ही सारा कुछ भेज दूंगा। देखिए पहला टॉपिक क्या है, फोकस ऑन इम्प्रूविंग क्राउड मैनेजमेंट एट स्टेशन, हाउस पैनल टू रेलवे। दरअसल में संसदीय पैनल है जिसने रेलवे को बोला है कि आप फोकस कीजिए कि क्राउड मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाए। क्राउड मैनेजमेंट आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। मैंने बहुत पहले ही बोला था मैं पढ़ाऊंगा। क्यों पढ़ाने वाला हूं? जिनका भी मेंस एग्जामिनेशन है, एक तो कुंभ का आयोजन हुआ है जिसमें क्राउड मैनेजमेंट बहुत ही बड़ा इशू रहा। दूसरा है बहुत सारे भगदड़ हुए हैं पिछले 2 महीनों के दौरान, तो यहाँ से भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। जो लोग बिहार एसआई वगैरह में जॉब कर रहे होंगे, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं, आप उनसे पूछिएगा। उनको ट्रेनिंग के दौरान
कई बार मेलों में अपॉइंट किया जाता है, कई सारे क्राउडेड जगहों पर अपॉइंट किया जाता है, यही केवल सीखने के लिए और देखने के लिए कि क्राउड कैसे मैनेज किया जाता है। ये बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है गुरु, बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है। तो आज की न्यूज़ में क्या है कि अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना जो है, अमृत भारत स्टेशन योजना का उद्देश्य, इस योजना का मुख्य फोकस है रेलवे स्टेशन पर भीड़ प्रबंधन में सुधार करना, जो जनता की सुरक्षा और सुविधा को बढ़ावा देगा। इस न्यूज़ का क्रक्स निकाल रहे हैं, उसके बाद हम लोग क्राउड मैनेजमेंट को भी सीखेंगे। शुरुआत और प्रगति। योजना की शुरुआत 23 दिसंबर 2022 को हुई थी, नोट डाउन करके रखिएगा। इस पर आधारित MCQ भी मैंने डाला हुआ है। अब तक 1202 स्टेशनों पर कार्य प्रगति पर है। आपको मुझे ये बताना है कि बिहार के कितने रेलवे स्टेशंस को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किया गया है। ये एक आंकड़ा है जो मैंने पहले बताया था, आपको भूल गए होंगे मैक्सिमम लोग। सर्च कीजिएगा और बताइएगा, जिनको 71 BPSC देना है वो लोग कृपया बताएं। लक्ष्य 2024-25 तक सभी 1337 स्टेशन को अपग्रेड करने का है। अपग्रेड का मतलब क्या है, तात्पर्य? तो रेलवे स्टेशन को सिटी सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। अगला पॉइंट्स देखिए, वही लिखा हो। सिटी सेंटर क्या होता है? सिटी सेंटर होता है कि शहर का एक केंद्र के रूप में, जहां पर शॉपिंग जैसी चीज़ें भी होंगी, अच्छा खासा आधुनिक सुविधाएं होंगी, आराम करने की व्यवस्था होगी, स्थानीय कला कल्चर को प्रोत्साहन भी दिया जाएगा, अच्छे फूड अवेलेबल होंगे, लोग वहां पर बैठकर समय व्यतीत कर सकते हैं। स्टेशनों को सिटी सेंटर में विकसित किया जा रहा है, जिससे आधुनिक सुविधाएं, अच्छी वास्तुकला, हरी भरी सजावट, स्थानीय कला संस्कृति का प्रदर्शन शामिल होगा। सुरक्षा और सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। स्टेशन पर बहुप्रवेश यानी कि एक से अधिक गेट होंगे, एक से अधिक निकास होंगे, अच्छी रोशनी, स्पष्ट संकेत। इसी के कारण से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कहीं न कहीं जो भगदड़ हुआ, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। मैं आपको बताऊं तो न्यूज़ में बताया गया कि 30 लोग मरे हैं, जबकि हकीकत ये था कि लगभग 79 लोगों की डेथ हुई थी। कितने? 79। भीड़ प्रबंधन के पर्याप्त कर्मियों की तैनाती की सलाह दी गई है। आर्थिक पहलू क्या है? परियोजना का अनुमानित लागत 1 लाख करोड़ रुपये रखा गया। देखिए, इस तरह की योजनाएं क्यों आवश्यक है। जब आप विकसित भारत की संकल्पना को करते हैं तो आपके रेलवे स्टेशन भी 5 स्टार होने चाहिए। जो रेलवे स्टेशन कौन यूज करते हैं? खासतौर से गरीब और मध्यम वर्ग, आपके और मेरे जैसे लोग यूज करते हैं। अंबानी साहब तो रेलवे में चढ़ने आते नहीं हैं। तो एयरपोर्ट सारे देश के अच्छे हो रहे हैं दिनों प्रतिदिन। आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट शानदार होते हैं। तो रेलवे स्टेशन से या बस स्टैंड से कौन सी दुश्मनी है भाई? वहाँ भी तो लोग चढ़ते हैं, वो भी तो अच्छा और शानदार होना चाहिए, गंदगी नहीं होना चाहिए। तो उसी को लेकर ये योजना भारत सरकार ने लाया, जो कि शानदार पहल है। संसदीय समिति की सिफारिश किया। संसदीय स्थायी समिति ने रेलवे को विशेष ध्यान देने, समर्पित कार्यबल का गठन, यानी कि एक प्रकार का आपके पास ऐसा वर्कफोर्स होना चाहिए जो क्राउड मैनेजमेंट पर ही काम करे। परियोजना की निगरानी के लिए समय सीमा तय करने की भी सलाह किसने दी है? तो रेलवे को संसदीय समिति ने दिया है। चुनौतियां और समाधान। नौकरशाही, देरी, स्थानीय निकाय की मंजूरी में देरी, काम करने के लिए समर्पित टास्क फोर्स, राज्य सरकार के साथ समन्वय की आवश्यकता पर भी रेलवे के संसदीय समिति ने जोर दिया है। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि क्राउड मैनेजमेंट से जुड़ी हुई चीज़ें या इसका समस्या समाधान या इंटेलिजेंस प्रमुखों का अगर बैठक हो रहा है तो उसका महत्व वगैरह क्या है, या फिर जो योजना आई है उसका क्या महत्व है, ये आपको कहीं पर BPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एनालिसिस करते हुए नहीं दिखेंगे। तो आपको अगर ये चीज़ मिल रहा है तो कृपया इसका लाभ उठाएं और मेंस में इसका उपयोग करें। महत्वपूर्ण घटना क्या हुआ है? 15 फरवरी 2025 को पता ही है आपको क्या हुआ है। भगदड़ हो गया था, जिसमें कई सारे यात्रियों की मृत्यु हो गई। सामाजिक प्रभाव क्या है? योजना यात्री सुरक्षा, ट्रेन सुचारू संचालन, स्थानीय कला संस्कृति के संरक्षण में भी योगदान देगी, क्योंकि जो बड़े स्टेशन जो बनाए जाएंगे उस पर लोकल जो आर्ट एंड फूड एंड कल्चर होगा, इसको प्रमोट किया जाएगा। देखिए, भीड़ प्रबंधन की समस्याएं क्या आती है, आपसे पूछा जाएगा। मान लीजिए आपने कभी जीवन में क्राउड मैनेजमेंट नहीं पढ़ा, ठीक है? ऐसे सवाल आएंगे आपके मेंस में जो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। ये 1 महीने बाद की मैं बात कर रहा हूँ, इस समय आपका मेंस चल रहा होगा 1 महीने बाद। यार, जिनको 71 देना उनके लिए मैं कह रहा हूँ, कुछ ऐसे सवाल होंगे ही होंगे जो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। आपको अपनी बुद्धि लगानी है। समस्या क्या क्या हो सकता है क्राउड का? तो भाई, बहुत ज़्यादा छोटी जगह हो, बहुत सारे लोग आ जाएं, अपर्याप्त प्रवेश का द्वार जो हो छोटा सा हो, निकास का द्वार छोटा सा हो, संकेत नहीं लिखे हों या भाषा अलग हो। कुंभ देखने केवल हिंदी भाषा के लोग तो नहीं आए, तमिलनाडु से भी लोग आए, कर्नाटक से भी आए, केरल से भी आए। तो आपने देखा होगा यूपी गवर्नमेंट ने सभी भाषाओं में लगभग बोर्ड लगाया था। हो सकता है वो बोर्ड पर किसी ने कुछ रख दिया हो सकता है आपको ये ना देखे कि निकास किधर से, प्रवेश किधर से है। हो सकता है कर्मचारियों की कमी हो कि भाई किधर जाना है कोई बताने वाला ही हो जाए।
आधुनिक तकनीक का हो सकता है उपयोग नहीं किया हो हमने, यात्रियों में जागरूकता की कमी हो, नौकरशाही, देरी और समन्वय की कमी हो, कि लेट लतीफ़ा जो है फैसला लेने के लिए कि साहब आएंगे तो फैसला लेंगे, तब तक लोग मर रहे हैं। इस प्रकार की समस्या भी देखी जा सकती है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पॉइंट्स आपने कभी नहीं पढ़े, कभी भी नहीं पढ़ा आपने। ये पॉइंट क्या लिखा हुआ सब भूल जाइए, अपने दिमाग से सोचिए कि क्या हो सकता है समस्या। क्या ये चीज़ें आप ऑफिसर जब बनेंगे तो आपको खुद ही सोचना पड़ेगा, वहाँ तो आप नहीं सर्च करोगे क्राउड मैनेजमेंट का समस्या समाधान क्या होता है। ये चीज़ें आप सोचिए खुद से कि क्या क्या हो सकता है, किन कारणों से क्राउड जो है वो मैनेज नहीं हो पाता है। हो सकता है आपसे पूछ ले, इंटरव्यू में हो सकता है पूछ ले, पूछ सकता है ना, क्यों नहीं पूछेगा, आपका यही तो काम करना है आपको कुछ दिनों के बाद। समाधान क्या हो सकता है, आपसे मैं पूछता हूँ समाधान क्या हो सकते हैं। समस्या आपको मैंने बता दिया, समाधान सबसे पहला समस्या देखिए क्या है, समाधान आप ही से लिखवाता हूँ मैं। अधिक भीड़ और अपर्याप्त जगह, तो यानी कि अवसंरचना हम डेवलप कर सकते हैं, या भीड़ को मैनेज करने के लिए संकेत वगैरह स्पष्ट लगा सकते हैं, या तो हम बैरिकेटिंग कर सकते हैं। छोटे जगह पर ही ऐसे 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 बैरिकेटिंग आपने किया हुआ देखा है कि यहाँ से प्रवेश करते हैं, यहाँ से पूरा घुमा के भीड़ को लाया जाता है। अगर आप किसी बड़े मंदिर गए होंगे, बैद्यनाथ धाम गए होंगे, तो वहाँ भी ये इंतज़ाम दिखेगा आपको। महाकाल जाएंगे वहाँ पर भी ये इंतज़ाम दिखेगा आपको। क्यों दिखता है? क्योंकि लोगों को घुमा के लाएंगे तो समय मिल जाएगा, समय मिल जाएगा। भीड़ को मैनेज करने का तरीका होता है ये। और क्या कर सकते हैं, आधुनिक तकनीक का उपयोग कर सकते हैं हम। और क्या कर सकते हैं, खराब संकेत और जानकारी की कमी को हम लोग जागरूकता में बदल सकते हैं। नौकरशाही, देरी और समन्वय की कमी को क्या कर सकते हैं कि क्विक एक्शन लेने वाले अधिकारियों को नियुक्ति कर सकते हैं, या तो जो जिम्मेदारी होती है उसको तय कर सकते हैं। बहुप्रवेश और निकास बिंदु, गेट सुव्यवस्थित होने चाहिए, बड़े होना चाहिए, निकलने का गेट भी अच्छे तरीके से डिजाइन किया हुआ हो। अमृत भारत स्टेशन में इस पर जोर दिया गया है कि निकास और प्रवेश जो हो सुसज्जित हो। आधुनिक साइनेज और सूचना प्रणाली, जो साइन वगैरह हो वो सभी के लिए हो, भाषा को लेकर दिक्कत ना पैदा हो। आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पर, दिल्ली आए होंगे तो या कहीं पर, कई सारे लोग पूछते फिरते हैं। खासतौर से मेट्रो में बड़ी दिक्कत आती है ये, क्योंकि लोग नहीं फ्रेंडली होते हैं चीज़ों से। तो ये समस्या भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है। पर्याप्त कर्मचारियों की तैनाती हो, आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाए, सीसीटीवी कैमरे, स्वचालित टिकट जांच मशीनें, भीड़ निगरान प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है। यात्री जागरूकता अभियान भी चलाया जा सकता है। स्टेशन के डिजाइन में सुधार, अब जरा यहाँ पर रुकते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अगर आप गए होंगे तो बिहार यूपी के क्राउड के कारण से जो अंतिम का प्लेटफॉर्म है, 14-15 नंबर जो प्लेटफॉर्म है दूसरी तरफ से प्रवेश द्वार के मध्य शुरुआत में, उसको आपने देखा होगा बिहार की ट्रेनें मैक्सिमम वहीं से चलती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। उस दिन हुआ क्या था, जो न्यूज़ में ही मैंने पढ़ा कि अंत समय में उतने बड़े भीड़ के होने के बावजूद प्लेटफॉर्म शायद चेंज किया गया था। उतना बड़ा भीड़ अब कैसे जाएगा दूसरे प्लेटफॉर्म पर, तो भाई ऊपर जो सीढ़ियाँ लगी रहती हैं उसी के द्वारा जाएगा। अब एक बार को प्लेटफॉर्म पर उतने बड़े क्राउड को आप मैनेज भी कर लेंगे, लेकिन सीढ़ी पर कैसे मैनेज करेंगे, ट्रेन में चढ़ते समय कैसे मैनेज करेंगे, तो इसको लेकर दिक्कत उत्पन्न हो जाती है। आप कोलकाता गए हैं कभी, हावड़ा वगैरह स्टेशन गए हैं, वहाँ पर ये सीढ़ी का कॉन्सेप्ट नहीं है। वहाँ पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर आप नीचे से ही होकर जा सकते हैं, वहाँ पर सीढ़ी का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये अपने ही देश में एक दूसरा स्टेशन का डिज़ाइन का मैंने आपको उदाहरण दिया है, जहाँ पर सीढ़ी वगैरह का उपयोग किए बिना आप दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी जा सकते हैं। इस प्रकार से स्टेशन को डिज़ाइन किया जा सकता है क्राउड को मैनेज करने के लिए। समयबद्ध परियोजना कार्यान्वयन हो सकता है। आपातकालीन तैयारी भी करके रखना चाहिए हमेशा, कि कभी कोई आपातकालीन स्थिति हो तो लोगों को बचाया जा सके। ये आपका क्या हो गया, पहला टॉपिक हो गया जिसमें क्राउड मैनेजमेंट वगैरह रेलवे स्टेशन वाला हमने पढ़ा। दूसरा है IT पॉलिसी पाइपलाइन जो आया है, इस पहले इस न्यूज़ को कर देखते हैं क्या क्या है इसमें। देखिए क्या है योजना का परिचय और उद्देश्य, लक्ष्य व निवेश। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों के निर्माण के लिए 23,000 करोड़ की सब्सिडी योजना तैयार की है। इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों का निर्माण देश में अभी भी नहीं हो पा रहा है। आपने देखा होगा, भले आपके लैपटॉप पर लिखा हो, फ़ोन पर लिखा हो कि मेक इन इंडिया, लेकिन कभी आप उनको खोलिए, आपको दिखेगा कि उसमें सैमसंग के पार्ट्स लगे हुए हैं। डेल के लैपटॉप में भी सैमसंग के पार्ट्स हो सकते हैं भाई, क्योंकि पार्ट्स बनाती, जैसे अगर आपके पास एप्पल का भी फ़ोन होगा तो उसका भी डिस्प्ले जो है, मैक्सिमम जो दुनिया के फ़ोन हैं उनका भी डिस्प्ले सैमसंग ही बनाती है। बेहतर डिस्प्ले की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये क्या है, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि असेंबल होता है भारत में, अभी भी निर्माण नहीं हो पा रहा है। असेंबल में भी हम पीछे हैं।
तो भारत सरकार चाह रही कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो हमारा है उसमें हम आगे बढ़े, खास तौर से इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में। PLI योजना का आपने नाम सुना है। उसी प्रकार की योजना को और भी ज़्यादा आगे करते हुए और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट को हम लोग ऐड करने जा रहे हैं। इसका लक्ष्य क्या है? तो 92,000 नौकरियों का सृजन इसका लक्ष्य रखा गया है। कंपनियों के लिए प्रोत्साहन योजना में निवेश, इन्वेस्टमेंट, उत्पादन, रोजगार सृजन के लक्ष्य को पूरा करने वाली कंपनियों को 4200 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दी जा सकती है। PLI योजना का विस्तार है, मैंने आपको पहले ही बताया था, उत्पादन संवर्धन प्रोत्साहन योजना के बाद ये अगला महत्वपूर्ण कदम है जो इलेक्ट्रॉनिक घटकों के स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देगा, देश में उनका निर्माण हो और उसका एक्सपोर्ट कर सकें हम, ताकि अमेरिका जैसे देश हमें ये धमकी ना दें कि हम आप पर ड्यूटी लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इन सब चीज़ों से हम ना डरें। उत्पादन के लिए लक्ष्य योजना डिस्प्ले मॉड्यूल, डिस्प्ले का भी हमने चर्चा की, सब असेंबली, कैमरा मॉड्यूल, कैमरा वगैरह की, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली, लिथियम सेल, रजिस्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर होता है, रेसिस्टर, कैपेसिटर, फेराज जैसे घटकों के उत्पादन पर केंद्रित किया जा। ये ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन हैं, इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र हैं जिनका उपयोग चीज़ों के विनिर्माण में किया जाता है। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, विदेशी कंपनियां तकनीकी हस्तांतरण के माध्यम से या भारतीय कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम के जरिए योजना में भाग ले सकती हैं। या तो वो कंपनी आए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करे या तो भारत की किसी कंपनी के साथ मिलकर इस योजना में भाग ले सकती हैं। वर्तमान स्थिति और चुनौती देखिए, ये योजना क्या लॉन्च हो गया है, ये योजना को मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। ये योजना अभी बनाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, अंतिम चरणों में है। जल्द ही इसको क्या कर दिया जाएगा, फुल स्केल पर इम्प्लीमेंट भी कर दिया जाएगा। वर्तमान स्थिति और चुनौती क्या है? मूल्य संवर्धन की कमी है। वर्तमान में स्मार्टफोन असेंबली में घरेलू मूल्य संवर्धन 15 से 20% है, जो सरकार 30 से 40% तक बढ़ाना चाहती है। आयात पर निर्भरता है। इलेक्ट्रॉनिक्स आयात भारत का दूसरा सबसे बड़ा आयात तेल के बाद है। सबसे ज़्यादा हम क्या खरीदते हैं बाहर से? तेल। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद, लैपटॉप, फ़ोन, टैब, कैमरा, मेडिकल इक्विपमेंट। मेडिकल अस्पताल में गए हैं कभी आप? अस्पताल आपको लगेगा कि कोई कहाँ पर आ गए हम। सारा कुछ अब इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें होती हैं, तो वो भी तो बाहर से आता है ना। मांग 2028-29 तक 160 बिलियन तक पहुंचने की संभावना है, जो कि बहुत ही बड़ा चैलेंज होगा। हमारा सारा पैसा इन्हीं को आयात करने में चला जाएगा। देश विनिर्माण का कम पैमाना है चुनौती। उच्च निवेश और उत्पादन अनुपात है, यानी कि हम कम पैसों में चीज़ें नहीं बना पाते हैं। हमारे यहाँ चीज़ों के बनाने की लागत ज़्यादा है। लागत क्यों ज़्यादा है? क्योंकि हम एक दिन में उत्पादन कम करते हैं। अगर उत्पादन एक दिन में ज़्यादा होगा तो लागत अपने आप कम हो जाएगी। उत्पादन ज़्यादा कैसे होगा एक दिन में? तो अगर हमारे स्किल्ड मजदूर होंगे या हमारे पास तकनीक अच्छी होगी कि हम एक दिन में 1000 फ़ोन बना सकें, तो फिर क्या हो जाएगा? उत्पादन अपना बढ़ जाएगा और लागत कम हो जाएगा। नौकरी सृजन हो सकता है इससे। भारत सरकार उम्मीद कर रही है कि 92,000 करीब नौकरी सृजन होगा। आर्थिक मांग भी इससे बन सकता है। और क्या होगा? तो आपूर्ति अंतर को पाटने में मदद मिलेगी, जिसका अनुमानित कीमत $100 बिलियन से भी अधिक है। तो ये भी हमारे लिए एक सुविधा होगा। रणनीति और समाधान क्या है? सब्सिडी और प्रोत्साहन। पूंजीगत व्यय, परिचालन व्यय पर आधारित सब्सिडी दी जाएगी, जिससे हरे और भूरे क्षेत्रों में निवेश शामिल हो, मतलब ग्रीन जो क्षेत्र हों, नए जो क्षेत्र हों। ये ट्रांसलेशन है, बहुत ही गलत है। ग्रीन फील्ड की योजनाएं आ सकी, नई योजनाएं आ सकी। निवेश क्षेत्र, सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन को बढ़ाना चाहती है। विकास दर, घटक आयात को 12% और निर्यात को 53% की CGR से बढ़ने की जरूरत है, जिसके लिए घरेलू विनिर्माण योजना महत्वपूर्ण है। यानी कि हमें एक्सपोर्ट को 12% से, आयात को 12% से और निर्यात को 53% से बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो मजबूत हो पाएगा। UPSC और PCS के लिए क्या प्रासंगिक हो सकता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, वो आपको PDF में मिल जाएगा। अब आ गया सवाल आपके मेंस में जो पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? मैं आपको फिर से वही कह रहा हूँ, ये पॉइंट्स मत देखिए, केवल ऊपर का देखिए। विनिर्माण क्षेत्र के कमजोरी के क्या कारण है भारत में, आपसे पूछा जा सकता है। सोचिए ज़रा कि क्या कारण है कि हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अभी भी अच्छा नहीं है। क्या ये बताने की ज़रूरत है? सोचिए, 2 ही पॉइंट सोचेंगे, लेकिन आपका अपना होगा, वो कभी जीवन में नहीं भूलेंगे। आयात पर निर्भरता है बहुत ज़्यादा हमारे। कम घरेलू मूल्य संवर्धन है। मूल्य संवर्धन अपने यहाँ पर होता ही नहीं है। मूल्य संवर्धन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वैल्यू एडिशन बोलते हैं क्या? एग्जैक्ट इंग्लिश मुझे नहीं आ रहा है, अभी आपको अगर आ रहा हो तो बताइएगा।
बुनियादी ढांचा नहीं है, पता ही होगा आपको बुनियादी ढांचे का मतलब क्या होता है। परिवहन सुसज्जित नहीं है, बिजली का सही अभी भी नहीं है, औद्योगिक पार्क नहीं है, उत्पादन लागत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, दक्षता कम हो जाती है, एक्सपोर्ट करने के लिए भी हमारे पास क्या है तो लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं है, नौकरशाही और नियामक बाधाएं इतनी ज़्यादा है। एक कोई कंपनी आप छोटी सी स्थापित कीजिए, आपके यहाँ पर बड़े बड़े नेता से लेकर छोटे मोटे छुटभैया जो ऑफिसर होते हैं वो सब पहुँचने लग जाएंगे, सब अपना अपना पावर दिखाएंगे आपको कि हम तो पावर वाले हैं भाई, दरोगा मंगी नाम है नाम हमारा। तो वही वाला पावर अभी भी भारत बहुत ज़्यादा चलता है, उसके कारण भी बाधाएं उत्पन्न होती हैं। कुशल श्रमिकों की कमी है, स्किल्ड लेबर नहीं है, उच्च उत्पादन लागत है। दिख रहा होगा आपको पॉइंट, ये पॉइंट्स मैं बोल भले ही यहाँ से रहा हूँ लेकिन आपके मन में ये ऑटोमेटेड आना चाहिए। जिनका मेंस है, मेंस एग्जामिनेशन में आपको लिखने में देरी तभी होती है जब आप सोचने में समय जाया करते हैं। जो सवाल आपको आ रहा होगा उसको लिखने में दिक्कत नहीं होगी, और वो सवाल आपको आएगा जिसके बारे में आप झट से सोच ले जाएंगे। भले आप 1857 10 बार पढ़ के जाएं, एग्जामिनेशन में एग्जैक्ट आप नहीं लिख पाएंगे याद करके। वहाँ पर वही पॉइंट्स लिखेंगे जो एट द टाइम आपके दिमाग में आएगा। और ये कैसे डेवलप होता है तो ये खुद से कोशिश करने से होता है। जैसे ही मैंने बोला विनिर्माण क्षेत्र की कमजोरी, आपके दिमाग में 10 पॉइंट आ जाने चाहिए थे कि क्या कमजोरी है। यहाँ पर जो पॉइंट लिखे हैं उसके अलावा भी तो कमजोरी है। भारत में क्षेत्रीय असमानता है, सारे के सारे उद्योग धंधे पश्चिम में ही डेवलप होते हैं जहाँ पर लैंड वगैरह महंगे हैं। पूर्वी भाग में देश का औद्योगिक क्षेत्र डेवलप नहीं हुआ है, वहाँ पर लैंड सस्ते हैं, वहाँ पर श्रमिक भी सस्ते हैं, लेकिन वहाँ पर उद्योग धंधे इसलिए नहीं लगाए जा सकते क्योंकि वहाँ पर अब संरचना की कमी है, राजनीतिक प्रणाली अस्थिर है, वहाँ पर नौकरशाही अत्यधिक है, भ्रष्टाचार भी देखा जाता है, सरकारें उद्योग फ्रेंडली नहीं हैं। ये आपने क्यों नहीं सोचा? यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है तो नहीं सोचेंगे क्या? क्यों नहीं सोचा आपने इसको क्षेत्रीय असमानता से जोड़कर? अगला देखिए क्या है, निवेश की कमी है, प्रौद्योगिकी का अंतर है, नीतिगत अस्थिरता है, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में कम हिस्सेदारी भी एक न एक चैलेंज है। अब इसका समाधान क्या होगा? पहला समाधान तो यही है जो आज की योजना है, सब्सिडी और प्रोत्साहन, बुनियादी ढांचे का विकास, सड़क रेल बंदरगाह इन सभी का विकास किया जा रहा है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा है, पूर्वी कॉरिडोर, पश्चिमी कॉरिडोर, डिफेंस कॉरिडोर, कितनी सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं। कुशल प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्किल इंडिया, ये सब कार्यक्रम जो चलाए जा रहे हैं ये मजदूरों को स्किल्ड करने के लिए। निवेश को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, मेक इन इंडिया, PLI, और आज की जो योजना मैंने पढ़ाई है ये सब यही है। प्रौद्योगिकी उन्नयन, स्वचालन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, IoT जैसे उन्नत तकनीकों को निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। नौकरशाही में कैसे सुधार होगा? कैसे दरोगा मंगनी राम को हटा सकते हैं हम लोग? तो दरोगा मंगनी राम को हम इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से हटा सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं भाई? तो सीधा सीधा सा ऑनलाइन दे दीजिए चीज़ों को कि घर बैठे बैठे आप सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की आपको बार बार अलग अलग डिपार्टमेंट में भटकना ना पड़े, आप एक ही जगह पर सारा का सारा अपना डॉक्यूमेंट जमा कीजिए और सब वेरीफाइड होकर ऑनलाइन ही आ जाएगा। फेसलेस, किसी से कांटेक्ट ही नहीं, बस ऑनलाइन होना है हर चीज़। ऊर्जा लागत में कमी, सौर और पवन ऊर्जा जैसी तकनीकों को हम बढ़ावा दे सकते हैं जिससे ऊर्जा की लागत में कमी आ जाए। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से एकीकरण हो सकता है जब हम क्या करेंगे, दुनिया के अलग अलग देशों के साथ में हम FTA को साइन करेंगे, ट्रेड डील को साइन करेंगे, ट्रेड को बढ़ावा देंगे, सस्ता सामान बनाएंगे, तो अपने आप हम वैश्विक चेन में एक बहुत बड़े खिलाड़ी बन सकते हैं। क्या इसमें कुछ ऐसा पॉइंट था जो बहुत गंभीर पॉइंट हो, जो आपको कभी नहीं सुना हो आपने, बिल्कुल भी नहीं आता हो? चीज़ें आपके समक्ष ही होती हैं, जो क्लास में आपको रटाया जाता है। यही दिक्कत होता है आजकल के बच्चों का। जब मैं उनको बोलता हूँ कि कोचिंग से ज़्यादा अहमियत रखिए, आप खुद को दीजिए, खुद से चीज़ों को समझेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। आप मुझे बताइए आज तक कोई एक ऐसा पॉइंट जो आपने खुद के मन से लिखा हो वो आज भी आपको याद होगा, भले ही आपने वो 12th में लिखा होगा, आज भी आपको याद होगा। तो ये चीज़ें तब डेवलप होती है जब आप जूझते हैं चीज़ों से। आप सब कुछ चाहेंगे कि कोई आपके समक्ष रख दे, कोचिंग में जिस प्रकार से होता है, तो वहाँ पर आपको कमज़ोर भी करते हैं वो चीज़ें, तो वो भी लीजिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि उसको छोड़िए, मदद लीजिए, लेकिन खुद को डेवलप कीजिए थोड़ा सा, सोचने समझने की शक्ति को।
अगला देखिए क्या है कि भारत में बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा है, रायसीना डायलॉग 2025। देखिए कई सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिसका हिंदी ट्रांसलेशन इसमें खराब होगा, तो मैं उसको इंग्लिश में ही बता दूंगा आपको। रायसीना डायलॉग 2025 सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है, जिसमें सुरक्षा और खुफिया सहयोग पर चर्चा हो रही है। इसका उद्घाटन मोदी जी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के द्वारा किया जा रहा है। ये न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। 5 का सहयोग अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के 5 के प्रमुख दिल्ली में एकत्रित हो रहे हैं। अमेरिका के निदेशक तुलसी गैबार्ड हैं। ये क्या है? तो राष्ट्रीय खुफिया निदेशक है अमेरिका की। ब्रिटेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जोनाथन पॉवेल, न्यूजीलैंड के खुफिया प्रमुख एंड्रयू हैम्पटन। वो पूछ सकता है यार, क्या पता 70 बीपीएससी कुछ नहीं कह सकते, क्या पता पूछ ले। एंड्रयू हैम्पटन हाल ही में चर्चा में थे, भारत आए हुए थे। कहाँ हैं, कौन से हैं? हो सकता है न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का नाम पूछ ले 70 बीपीएससी 71 में। अब जरा देखते हैं कि भारत के कौन कौन है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA जो हैं अपने, वो हैं रॉ प्रमुख रवि सिन्हा हैं, ये बिहार से बिलोंग करते हैं। खुफिया ब्यूरो के निदेशक तपन डेका, इंटरनल सिक्योरिटी विंग है अपना, ये एक्सटर्नल काम करता है, R&AW है ना, ये सब होता है। ये अलग अलग विंग है भारत की सुरक्षा से जुड़े हुए। इनके बारे में बड़ा ही फैसिनेटेड रहते हैं कुछ लोग। IB में आप डायरेक्ट जा सकते हैं, उसका एग्ज़ाम होता है IBACIO, बड़ा ही कठिन एग्ज़ाम होता है और लेकिन ख़तरनाक भी जॉब होता है। RAW में डायरेक्ट आप नहीं जा सकते हैं, उसमें वो अपने हिसाब से लोगों को सेलेक्ट करते हैं। IPS कई सारे जाते हैं, लेकिन वो ऊंचे पदों पर जाते हैं, तो IPS सर्विस से जाते हैं। कई सारे स्टेट सर्विस से भी, उनको अगर आपने अच्छा काम किया स्टेट सर्विस में तो आपको वो बुला लेते हैं, सेंट्रल सर्विस में ले लेते हैं, तो ये भी होता है, बाकी डायरेक्ट इसमें नहीं होता है। तो महत्वपूर्ण घटनाएं, उपलब्धियां, उपस्थितियां। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का दौरा होगा, 5 दिनों का दौरा है। इसमें ट्रेड डील वगैरह सब भी खूब सारी चर्चाएं होने वाली है न्यूजीलैंड के साथ में। दरअसल हो क्या रहा है, इन लोगों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय इन्होंने किसको, तो जर्मनी को काउंटर करने के लिए, और बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात इन्होंने USSR को काउंटर करने के लिए, जो पश्चिमी देश है, इन्होंने एक संगठन बनाया था कि हम आपस में मिलकर क्या करेंगे, तो सूचना साझा करेंगे। और ये संगठन फिर से पुनर्जीवित किया इन्होंने 2020 में, 2020 या 19 में ऐसे ही किया था, 21 में किया था शायद। 5 आइज़ इसको नाम दिया गया, 5 आँख। इसमें 5 देश शामिल हैं, जो पांचों का नाम मैंने आपको बताया ही। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा, अमेरिका हो गया और ब्रिटेन है, ये सारे के सारे शामिल हैं। तो ये जो देश हैं, ये क्या करते हैं, आपस में खुफिया जानकारियों को साझा करते हैं। जब आपने सुना हो खालिस्तानी आतंकवादी को मारने का आरोप भारत पर लगा था, तो इन 5 देशों ने एक साथ मिलकर क्या किया था, तो बयान दिया था। और अभी क्या हो रहा है, अमेरिका जो है वो अपनी राह पर चल रहा है, अमेरिका फर्स्ट की नीति के तहत, और उसने इन सब को भी इग्नोर कर दिया। वो रूस के साथ हाथ मिला रहा है, जबकि इन सब का तो लक्ष्य एक ही था कि भाई रूस को रोकना है। तो अब ये चुनौती आगे 5 आइज़ के सामने, इसलिए भारत के साथ भी इनके संबंध अब अच्छे होंगे, बुरे नहीं होंगे। और यही सब चीज़ें, ऐसे ही घटनाक्रम ये अगर हो रहा है हमारे देश में, इसका महत्व भी जरा हम लोग देख लेंगे। सम्मेलन का आयोजन, रायसीना डायलॉग का आयोजन ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ये बहुत ही प्रेस्टिजियस एक इंस्टीट्यूट है जो भारत में काम करती है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। इसके वेबसाइट पर जाएंगे तो कई सारी चीज़ IR से रिलेटेड शानदार डॉक्यूमेंट वगैरह आपको मिल जाएंगे। विदेश मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, और विदेश मंत्रालय जिसमें 125 देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं, जैसे मंत्री, पूर्व राष्ट्राध्यक्ष, सैन्य कमांडर, उद्योगपति, तकनीकी विशेषज्ञ, रणनीतिक विचारक, थिंक टैंक वगैरह सब शामिल हैं। थीम क्या इस वर्ष का, काल चक्र, लोग, शांति और ग्रह, यही है इस सवाल का। पीपुल, पीस एंड प्लैनेट, काल चक्रा, पीपुल, पीस एंड प्लैनेट, यही है। हिंदी ट्रांसलेशन नहीं है ये, इंग्लिश में भी काल चक्रा ही लिखा हुआ है। रणनीति, शिफ्टिंग सैंड एंड राइजिंग टाइड्स, इसको हिंदी मत पढ़िएगा, हिंदी अनर्थ है इसका, ठीक है, इसको इंग्लिश में ही पढ़िएगा। और ग्रीन ट्राइलेमा कहा जाता है, हु, वेयर एंड हाउ। डिजिटल प्लैनेट, एजेंट, एजेंसी एंड एब्सेंस। सैन्य व्यापार यानी कि मिलिट्री, मर्चेंट यानी कि क्या होता है, व्यापार, जो मिलिट्री जुड़े हुए, ट्रेड, सप्लाई चेन, एक्सचेंज रेट है, इनकी बात भी करनी है। टाइगर्स टेल, ये बाघ की कहानी लिख दिया इसने। री राइटिंग डेवलपमेंट विथ ए न्यू प्लान। उसके बाद से इन्वेस्टिंग इन पीस, ड्राइवर्स, इंस्टीट्यूशंस, लीडरशिप, इसी को लेकर ये 4 मुख्य क्षेत्र हैं जिन पर बातचीत की जाएगी। देखिए बातचीत क्या क्या होती है उसको भी देखेंगे आने वाले वीडियोज़ में हम लोग। फिलहाल आप थीम याद में रखिएगा कि थीम क्या है, काल चक्रा, पीपुल, पीस एंड प्लानेट। काल चक्र,
पीपुल, पीस, लोग, शांति और ग्रह, ये इस बार का क्या है तो थीम है। बाकी न्यूजीलैंड के साथ संबंधों को लेकर बातचीत होगी। 5 दिनों का वो बैठक है, 5 दिनों का न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री की यात्रा है, तो उसको उनको जाने दीजिए। उसके बाद हम लोग भारत न्यूजीलैंड संबंध को डिटेल में पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। महत्व क्या है भारत के लिए इसका? तो फाइव आइज और भारत, ये पहली बार है कि जब फाइव आई के खुफिया प्रमुख भारत में एक साथ रायसीना डायलॉग के लिए एकत्रित हुए हैं। क्यों एकत्र हुए हैं? क्योंकि दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है, रूस अमेरिका करीब आ रहे हैं और उनका नया शत्रु जो है वो कौन है? वो है चीन, राइजिंग चाइना। तो इसको लेकर दिक्कत उत्पन्न हो रही है गुरु, तो उसमें एक ही आदमी उनका मदद कर सकता है, वो है हम। सुरक्षा संबंधों का संकेत, यह भारत और फाइव आइज देश अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के बीच सुरक्षा खुफिया सहयोग को मजबूत करने का संकेत है। इंडो पैसिफिक में भारत की भूमिका को वो नकार नहीं सकते हैं और इंडो पैसिफिक में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों ही देश आते हैं, उनको हमसे मदद चाहिए। अब इसका महत्व क्या है? वैश्विक सहयोग को मजबूती मिलेगी, इंडो पैसिफिक में रणनीतिक स्थिति को मजबूती मिलेगी, खुफिया जानकारी साझा करने में भारत को मदद मिल सकता है क्योंकि ये देश एडवांस खुफिया जानकारी एकत्रित कर सकते हैं और भारत की मदद भी कर सकते हैं। भारत की वैश्विक स्थिति में भी सुधार होगा, न्यूजीलैंड के साथ संबंधों में भी हमारा सुधार होगा और क्या होगा, चीन के प्रभाव को संतुलित करने में भी हमें क्या मिलेगा? मदद मिल सकता है। आर्थिक और व्यापारिक प्रभाव, व्यापारिक अवसर लक्षण के साथ आए न्यूजीलैंड के वरिष्ठ व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल जो है ये मेक इन इंडिया और भी जो हमारे पहल है उससे मदद कर सकते हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन जो है इसमें भी हमारी हिस्सेदारी बढ़ सकती है और इसमें भी हमें मदद मिल सकता है क्योंकि इसमें बड़े बड़े देश शामिल हैं जिनके साथ हमारे संबंध आजकल के दौर में कुछ ऊपर नीचे हुए हैं, जैसे अमेरिका के साथ, जैसे कनाडा के साथ हमारे संबंध कुछ हद तक प्रभावित हुए हैं। रायसीना डायलॉग का थीम आपको बता दिया है। आंतरिक सुरक्षा नीति निर्माण पर भी प्रभाव पड़ेगा, नीति निर्माण में भी योगदान मिल सकता है और इस तरह के बैठक से भारत का एक सकारात्मक छवि जो है ये दुनिया के समक्ष जाता है। यही था आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन। अब इस पर आधारित आपको एमसीक्यू भी इस वीडियो में मिल जाएंगे, जो आपको वीडियो में नहीं आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, जो आपको पीडीएफ, अगर आप न्यूज़पेपर डिस्कशन का पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब का, या फिर आंसर राइटिंग वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाता है, न्यूज़पेपर भी मिल जाता है, आंसर राइटिंग भी हो जाता है, आपका कितना कुछ हो जाता है, कितना मामूली से फीस में हो जाता है। ये चीज़ें इसलिए ज़रूरी होती, कई सारे बच्चे बोलते फ्री में क्यों नहीं दे देते हैं। फ्री में सब कुछ देने से सब कुछ सबके लिए सरल नहीं हो पाएगा, है ना। हमें भी तो अपनी चीज़ें देखनी पड़ेंगी ना, तो फ्री में कैसे हो सकता है हर चीज़। तो इसका बाधा, इसीलिए ऑलमोस्ट फ्री ही होता है, मिनिमम प्राइस होता है। जितना आप मोबाइल का रिचार्ज कराते हैं ना उससे भी कम प्राइस होता है, आपका मोबाइल का रिचार्ज उससे ज़्यादा महंगा होगा। बहुत कुछ सीख जाते हो उसमें आप, ठीक है। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।